Hello, this is Pawan Patel, and I have done my JRF in very first attempt in Hindi literature. सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि जो मेरी एक जर्नी रही है, मेरी क्या स्ट्रेटजीज रही हैं, मैंने क्या अप्रोच फॉलो की है, मेरे क्या क्या रिसोर्सेज रहे हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी मेरी जर्नी रही है उससे आपको मे बी हेल्प हो जाए, क्योंकि जो जून की साइकिल है वो आने वाली है, अगले 1.5 महीने में आपका एग्ज़ाम होगा। सो आई गेस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो ये वीडियो आप पूरा देखना। और मैंने अभी रिसेंट जो आपका दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम है वो दिया था, तो अभी लेटेस्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं जो भी कि आप कैसे प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं उसके बिहाफ पे बताऊंगा। तो अगर अभी भी आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो डोंट वरी, बिलीव मी, आप अभी से भी पढ़ना शुरू करो, तब भी आप इस एग्ज़ाम को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरी जर्नी के थ्रू समझते हैं कि मैंने क्या क्या फॉलो किया था और आपको क्या क्या करना है या स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता होगा कि जब आप मे बी आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया होगा, जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे, जिन्होंने कई बार दे दिया होगा बट एग्ज़ाम नहीं निकल रहा होगा। कोई बात नहीं, आप डिसहार्टन फील मत करो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ते तो बहुत ना, बट अप्रोच और स्ट्रेटजी और गाइडेंस थोड़ा सा लैक हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से बात करेंगे थोड़ी सी गाइडेंस की, ताकि आपको जो जहाँ पे आप लैक कर रहे हो तो आप एग्ज़ाम में सक्सेस हो जाओ। क्योंकि पढ़ते सब है, बट कुछ ही बच्चे हैं जो लिस्ट में नाम लाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो खूब पढ़ते हैं बट लिस्ट में नाम नहीं आता है। ठीक है, तो उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सो हम बहुत सिंपल तरीके से चीज़ें स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको ये एग्ज़ाम की शुरुआत करनी है तो डेफिनेटली हर कोई ये चाहता है कि जब वो ड्यूरिंग पीजी है उसी समय उसका नेट जेआरएफ हो जाए, ताकि पीएचडी के लिए उसे गैप ना लेना पड़े। बट जिनका नहीं होता है उसे बहुत ज़्यादा लाइक डिमोटिवेशन फील होता है। सो डोंट वरी, अभी तक नहीं हुआ है। अब आप वीडियो को पूरा देखें और इस जर्नी के थ्रू आप जो भी अपने लिए बेनिफिशियल हो उन पॉइंट्स को आप एज अ टेक अवे ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपके पास जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है, जो क्लियर कट मटेरियल आपके पास है, वो है आपका सिलेबस। ठीक है, अगर आपने अभी एग्ज़ाम दिया है और सिलेबस नहीं आपने पढ़ा है तो ये आपकी मिस्टेक है। ये आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो और अभी तक आपने सिलेबस नहीं देखा है, क्योंकि 1.5 महीने एग्ज़ाम के हैं, तो फिर ये आपकी दिक्कत है। हमें सबसे पहले सिलेबस देखना है। ठीक है, सिलेबस का प्रिंट आउट एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। हम इसमें एग्ज़ाम पैटर्न की बात नहीं कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक ये आपको पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिलेबस को अपना दोस्त बनाना है, सिलेबस को हमें पढ़ना है। और बात ये आ जाती है कि सिलेबस हमने प्रिंट आउट करा लिया, सब कुछ कर लिया, बट पहली यूनिट है बहुत बोरिंग है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़े। तो आप अगर आपको स्टार्ट करना है तो जो भी आपको इंटरेस्टिंग पार्ट लगता हो सबसे ज़्यादा, आप वहाँ से स्टार्ट कर लो, बस एक स्टार्ट दे दो आप। ठीक है, उसके बाद चीज़ें रिदम में आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो हमें सिलेबस का प्रिंट आउट करवाना है। अब सिलेबस के थ्रू हमें क्या समझना है, सिलेबस के थ्रू हमें ये समझना है कि कौन सी यूनिट से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी यूनिट में क्या क्या है क्या नहीं है। पेपर 2 तो आपका एक कोर कॉम्पिटेंसी है, उसमें आपको एक आइडिया होगा। बट पेपर 1 में जैसे सबसे अच्छी बात है कि 10 यूनिट है, और ये एक मोटा मोटा एक ऑन एन एवरेज है कि हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आते हैं। 2023 में थोड़े से क्वेश्चन डाइल्यूट हुए थे, कहीं से 3 भी आए हैं, कहीं से 7 भी आए हैं, बट मोटा मोटी है कि हर यूनिट से आपसे 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आप जिस यूनिट में, फॉर एग्जांपल किसी का मैथ्स अच्छा है, किसी का डीआई अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, तो आप यहाँ पे कम मेहनत करो। अगर आपने कभी रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा है, आपने कभी टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा है, तो वहाँ थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करो। तो इस हिसाब से आप सिलेबस देख के अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को मॉडिफाई करके पढ़ सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, थोड़ी सी अनकन्वेंशनल ओपिनियन है कि लोग ये कहते हैं कि पेपर 2 जो आपका एक कोर कॉम्पिटेंसी है वहाँ से आपका नेट या जेआरएफ हो जाएगा। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है या मेरा जो मानना है, मेरा ये मानना है कि आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। तो डेफिनेटली आप टाइम अलग अलग दे सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम दिन में 4 घंटे पेपर 2 पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे ही आपको पेपर 1 पढ़ना है, नहीं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम पेपर 2 का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो हमें पेपर 1 का भी सिलेबस कंप्लीट करना है। आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, लेफ्ट आउट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब भले आप पेपर 2 दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हो, पेपर 1 आप 2 घंटे करके पढ़ के कर ले रहे हो, ये आपकी इच्छा है, बट हमें पेपर 1 सीरियसली करना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बताऊँ तो दिसंबर 2023 में हिंदी की जेआरएफ की कट ऑफ अभी तक की शायद सबसे लोएस्ट गई होगी। उसका रीज़न ये था, पेपर बहुत रैंडम था, पेपर बहुत टफ था। अब आपसे जो यूजीसी है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है। ठीक है, बट मुझे कहाँ हेल्प हो गई, पेपर 1 में। मैंने पेपर 1 में आउट ऑफ 100 70 स्कोर किया है, जो एक बहुत डिसेंट स्कोर था। बट इसका रीज़न यही है कि मैंने पेपर 1 पे प्रॉपर फोकस किया था। मुझे पता था कि मुझे यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर 2 आपके ऊपर नीचे हो सकता है, बट पेपर 1 ऐसा है जो आपका नेट जेआरएफ या आपका जो भी ड्रीम है बेसिक, वो आपका क्लियर करवाएगा। ठीक है, तो हमें दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। अब हमने जो प्रिंट आउट करवा लिया है सिलेबस का, अब उससे हमें ये डिकोड करना है कि कौन सा पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सी थीम से जो लगातार आ रही हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन कैसे टाइप के बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो
PYQs के थ्रू मुझे ये पता चला, जैसे आज के 5 से 6 साल पहले की बात करें तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाता था पर्टिकुलर रचना और इसके ऑथर कौन है, इसके पोएट कौन है, इसके राइटर कौन है, ठीक है। बट अभी रिसेंटली क्या आने लगा है, कोई पर्टिकुलर ऑथर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हरवंश राय बच्चन की, तो हरवंश राय बच्चन का जो आत्मकथा है ये 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। ये अलग अलग सन में प्रकाशित हुई है, अलग अलग नाम है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से चारों नाम दिए रहेंगे कि कौन से के बाद आया है, इनका सही प्रकाशन वर्ष क्या है। तो अब जैसे आपके PYQs आए हैं, ये आपने देखा कि PYQs में से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जब भी हम ऑथर्स को पढ़ रहे हैं, जब भी उनकी रचनाएं पढ़ रहे हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ये तो याद कर ही रहे हैं कि कौन सा सीक्वेंस है, सॉरी कौन सी बुक किस ऑथर की है, बट हम सीक्वेंस भी याद करेंगे, सीक्वेंस भी लिखेंगे ताकि हम फ्यूचर प्रूफ हो जाएं, ठीक है। तो PYQs के थ्रू आपको ये आइडिया लग जाता है कि कौन सी थीम इंपॉर्टेंट है, कि आपके लिए आधुनिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं या आपके पास आदिकाल से आ रहे हैं, आधुनिक में भी आपके पास छायावाद ज़्यादा आ रहा है, भारतीय युग ज़्यादा आ रहा है, या कौन सा आ रहा है, प्रगतिवाद आ रहा है, इससे आपको प्रॉपर आइडिया लगता है। सेम गोस्ट फॉर पेपर वन। जैसे पेपर वन में मैंने जहाँ तक एक गौर किया है कि एक आपका कंप्यूटर का न्यूमेरिकल हर साल आने लगा है, ठीक है, और हर पेपर में आने लगा है वो, इरिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, चाहे वो आपका हिंदी का पेपर हो चाहे कंप्यूटर साइंस का पेपर हो, पेपर वन में हमेशा आपको एक क्वेश्चन कंप्यूटर का देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली वो बहुत टफ नहीं है, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ये पता कैसे चलेगा? PYQs के थ्रू। तो PYQs इनएविटेबल हैं। हमें सबसे पहले सिलेबस देखना है, सिलेबस में अपना इंटरेस्टिंग जो भी पार्ट है वो देखना है, फिर उनके PYQs देखना है कि एक्चुअली PYQs आ कैसे रहे, फिर उनके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को एज देना है, पेस देना है, ठीक है। तो PYQ के बाद हमें एक चीज़ और समझ आती है जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, जिसे हम कहते हैं डिमांड ऑफ द एग्जाम। एक बहुत सिंपल सा टर्म है डिमांड ऑफ द एग्जाम। कि आप देखो, पढ़ते तो बहुत बच्चे हैं, अब उनको पूरा सिलेबस याद है, उनने 20 किताबें पढ़ रखी है, बट एग्जाम नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि वो एग्जाम की डिमांड नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ के जाओगे 1000 फैक्ट, एग्जाम में आने 100 ही क्वेश्चन, तो कौन से वो 100 फैक्ट होंगे जो एग्जाम में आएंगे, ये आपको समझ आएगा PYQ से। तो आपको PYQs करना है। अभी हम बात कर लेंगे कि PYQs कहाँ से करें, कौन सी बुक है, मैंने क्या फॉलो किया था, तो हम इस पर ही बात करते हैं। बट मेरा टोटल एम्फसाइज ये है कि आप PYQs की वैल्यू समझो। आप सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें क्वेश्चन समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने बेसिक बात कर ली सिलेबस की, हमने बात कर ली PYQs की, कि सिलेबस आपको प्रिंट आउट होना चाहिए, सारी यूनिट्स हमें कंप्लीट करनी है, क्योंकि हर यूनिट का अपना एक वेटेज है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बट PYQs के थ्रू हम ये देख लेंगे कि क्वेश्चन किस यूनिट से किस टाइप के बन रहे हैं, जिससे आपको पढ़ने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओगे। अब हम एक और बात करते हैं जो यूजुअली लोग इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की। जैसे UGC नेट जैसे एग्जाम में लोगों का ये मानना है कि आप अगर रटने में अच्छे हैं, जैसे हम कहते हैं मेमोराइज करना या मगिंग अप, कि अगर आप रटने में अच्छे हैं तो आप एग्जाम निकाल लोगे, अदरवाइज नहीं निकाल लोगे। बट मेरा ये मानना है कि रटना इज़ फाइन, मगिंग अप इज़ फाइन, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज सुप्रीम। बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के आप एग्जाम नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपने देख लिया कि मिसिंग DI के क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज से DI आ रहा है, आपने 4 क्वेश्चन रट के चले गए, आपकी मैथ उतनी अच्छी नहीं है, आप सोच रहे हैं यार ठीक है आ जाएगा क्वेश्चन, बट DI आपका 5 नंबर का है। अगर परसेंटेज की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है और क्वेश्चन थोड़ा भी ट्विस्ट हो गया, आप फेल कर जाओगे। सेम गोस्ट फॉर पेपर 2, कि अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपने फैक्ट कितना भी रट रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपने छायावाद के रिगार्डिंग 10 फैक्ट याद कर रखे हैं, बट अगर आपको छायावाद का बेसिक क्रक्स नहीं पता है कि बेसिक छायावाद का मतलब क्या है, ये ऑरिजिनेट कैसे हुआ, इसके मेन फीचर्स क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो छायावाद पे अगर कोई ट्विस्ट क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप क्वेश्चन गलत कर लोगे। बट वहीं शायद किसी ने वो फैक्ट ना भी पढ़ा होगा, अगर उसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, वो ऑप्शन देख के आंसर कर लेगा, क्योंकि यहाँ माइनस मार्किंग नहीं है, तो वो कैलकुलेटेड रिस्क ले लेगा। तो हमें तुक्का नहीं लगाना है, हमें कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। इस चीज़ को आप समझ जाओ। दूसरा, एक और मैं चीज़ यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमें ये लगता है कि हमें पढ़ के आंसर प्रोड्यूस करने हैं। ये शायद बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है इस पूरी इंडस्ट्री में, ठीक है। आंसर आपके आंखों के सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, MCQ आपको पता है नेचर ऑफ पेपर है, चारों आंसर आपके सामने हैं, हमें सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो हमें रटने के पर्पज से नहीं पढ़ना है कि हमें आंसर प्रोड्यूस करना है, हमें रिकॉग्नाइज करना है सिर्फ आंसर को। तो हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। उसके बाद आप एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर कर लोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहता है, फिर उसके ऊपर आप बहुत सारे फैक्ट बिल्ड अपॉन कर सकते हो। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, नेचुरल साइंस हो, लाइफ साइंस हो, कोई भी हो, बट प्लीज़ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फोकस करना है, बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। सेकंड, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या है, उनका ये प्रॉब्लम रहता है कि वो पढ़ खूब लेते हैं, वो रेगुलर पढ़ रहे हैं, वो बहुत सारे सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, नई नई किताबें पढ़ रहे हैं, बट रिवीजन नहीं कर पाते, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, ये देखो ये बहुत सारी रिसर्च हुई हैं, और आजकल तो अगर आप गूगल कर लोगे तो आपको क्लियर डेटा भी मिल जाएगा कि हम लोग की जो ब्रेन की रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। अगर आज आपने कुछ पढ़ा है और
उसको आप एक हफ्ते अगर नहीं पढ़ोगे तो एक हफ्ते बाद आपके माइंड में सिर्फ वो 100 से 20% रिटेनिंग कैपेसिटी पे आ जाता है, सिर्फ 20% पार्ट आपको याद रहेगा, 80% आपके माइंड से ओमिट हो जाएगा और आपको लगेगा कि यार हमने पढ़ा तो था। तो रिवीजन की है, क्योंकि इसमें एक लिमिटेड सिलेबस है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लैग नहीं करना है। पढ़ के एग्जाम नहीं होगा, रिवीजन से होगा, इस चीज़ को भी बिल्कुल माइंड में रख लेना आप। अब आप रिवीजन कैसे कर सकते हो, जैसे मेरा क्या सिस्टम था, मैं अगर दिन में 5 घंटे पढ़ रहा हूँ तो 5 घंटे में 4 घंटे में पढ़ता था, 1 घंटे में रिवीजन के लिए रख लेता था कि जो भी मैंने 4 घंटे 5 घंटे में पढ़ा है, शाम को बैठ के 1 घंटे मैंने रिवाइज कर लिया और अगले दिन फिर नया शुरू कर दिया। आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ऐसा कर लो कि वीक में आप लाइक 4 दिन या 5 दिन पढ़ रहे हो और वीक में 1 दिन आप रिवीजन के लिए रिजर्व कर लो, जैसा भी आपको ठीक लगे, बट रिजर्व जरूर करना है, रिवीजन जरूर करना है। आप कितने भी सोर्स पढ़ लो, कितने ही फैक्ट पढ़ लो, कुछ नहीं होगा अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। और रिवाइज का सीधा मतलब है कि आप आंसर अगर एग्जाम में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, कोई मतलब नहीं है आपके पढ़ने का, ठीक है। तो रिवीजन पे हमें बिल्कुल फोकस करना है। अब रिवीजन को हम चेक कैसे करेंगे, इसको करना है PYQs के थ्रू। अगर आप मॉक्स लगा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, PYQs करना है वो बेस्ट है। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम नहीं है, टाइम की कमी है और आपको लग रहा है यार हम PYQs ना करें, अलग अलग टेस्ट दे लेते हैं, मॉक्स दे लेते हैं, तो मेरा ये मानना है कि पहले आप PYQs करें। अगर टाइम नहीं है तो एटलीस्ट PYQs करें आप, और अगर PYQs कर रखे हैं तो फिर आप मॉक्स लगाओ, 2-4 एटलीस्ट मॉक्स लगा लेना, ठीक है। बट PYQs इनएविटेबल है, हमें 5 साल के सारे PYQs रट के जाना है, क्लियर। आपके 5 साल में 10 पेपर हुए होंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा आपको प्लीज़ रट के जाना है विथ ऑप्शंस। आप बिलीव करो एग्जाम में बहुत हेल्प होगी आपकी, कॉन्सेप्ट से लेके हर चीज़ में बहुत हेल्प होगी, और 4 से 5 तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको PYQ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमें एटलीस्ट 5 साल के PYQs रट लेने हैं। दूसरा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइक कितना टाइम पढ़ा है, अभी जैसे 1.5 महीना एग्जाम का बचा है तो अभी से कितना पढ़ा। तो ये एक्चुअली जो बहुत सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये हर किसी के लिए इसका आंसर अलग अलग हो सकता है। अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हैं तो मेरा ये सजेशन रहेगा आपको कि आप अभी एटलीस्ट 6 से 8 घंटे दिन में पढ़ाई करने की कोशिश करें। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप कोशिश करो एटलीस्ट 4 घंटे पढ़ो। तो ये आंसर वेरी कर सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट वेरी क्या नहीं करेगा कि आप चाहे 4 घंटे पढ़ो चाहे 8 घंटे पढ़ो, आप एक प्रॉपर शेड्यूल बना के पढ़ो। ऐसा नहीं है कि यार कोई भी काम कर रहे हैं रैंडम 20 मिनट पढ़ लिया, फिर यार आप कुछ काम करने लगे फिर 10 मिनट पढ़ लिया, तो इससे ना तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी और ना ही आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो आपका जो सारा एफर्ट है ना वो वेस्ट चला जाएगा। तो हमें एफर्ट को वेस्ट नहीं करना है, हमें एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करना है रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर शेड्यूल की ज़रूरत है। आपके सुबह टाइम है आप सुबह पढ़ो, शाम को टाइम है शाम को पढ़ो, बट एटलीस्ट एक सिटिंग में आप 1.5 से 2 घंटे पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो शेड्यूल आप अपने हिसाब से बनाओ और बहुत टाइट शेड्यूल मत बनाना, प्लीज़ प्लीज़, दिस इज़ द हम्बल रिक्वेस्ट। बहुत टाइट शेड्यूल मत बनाना, आपको लगेगा कि यार मैं तो फ्री हूँ 12 घंटे का शेड्यूल बना लेता हूँ, आप उसे 4 दिन फॉलो नहीं कर पाओगे, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि ये इररेलिवेंट और अनरियलिस्टिक शेड्यूल्स होते हैं, इनको फॉलो नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे शेड्यूल मत बनाना, बहुत प्रैक्टिकल शेड्यूल बनाना और उन्हें फॉलो करने की कोशिश करना, ठीक है। अब जैसे लास्ट टाइम चल रहा है अभी एग्ज़ाम का, जो मैंने किया था और मुझे बहुत हेल्प हुई थी इससे। तो मैंने क्या किया था कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, इनके मैंने शॉर्ट नोट्स बना दिए थे, ठीक है। अभी आपको बगल में एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, तो उस हिसाब से मैंने निमोनिक्स बना ली थी, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बना दिए थे, जिनको मैं एग्जाम के पहले 1 से 1.5 घंटे में पूरा एक पेपर था उसको रिवाइज कर लिया था मैंने। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऐसे शॉर्ट नोट्स खुद से बना पाएँ तो वो बहुत आपके एग्जाम के काम आएंगे और एग्जाम के पहले भी रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। तो जब ना आप एग्जाम के पहले 1.5 से 2 घंटे में 3 घंटे में आप एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि यार 3 घंटे में मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो अब एग्जाम में कुछ भी आ जाएगा मुझे सब पता है, भले वहाँ से क्वेश्चन हो ना हो, बट एक आपको एग्जाम में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप एग्जाम हॉल में एंट्री लेते हो। तो शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाए आप, उनमें निमोनिक्स का यूज़ करें, निमोनिक्स के थ्रू कोई भी फैक्ट आप लंबे समय के लिए यूज़ करें। और जैसे हिंदी के लिए मैंने बहुत सारी निमोनिक्स का यूज़ किया था, तो स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा होगा, तो निमोनिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। और जो भी आप नोट्स मेकिंग करें वो PYQs के बेसिस पे करें, कि जैसे क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखे हैं उन क्वेश्चंस को देख के अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, ताकि अब जो आगे क्वेश्चन है तो आप उनके अकॉर्डिंग फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चंस नहीं देखे और आप रैंडम ही नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, वो आपके एग्जाम में काम नहीं आएगा। तो PYQs देखें, क्वेश्चन की डिमांड समझें, एग्जाम की डिमांड समझें, उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाएं और शॉर्ट नोट्स बनाएं, निमोनिक्स के थ्रू नोट्स बनाएं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत हेल्प होगा। अब हम बात करते हैं मेरे सोर्सेज की। तो मैंने बहुत सिंपल पेपर बन के लिए आपका एक KVS मदान सर की बुक आती है उसको रेफ़र किया था। उसके अलावा मैंने पेपर बन के लिए यूट्यूब पे एक चैनल है JRF अड्डा करके, फ्री अवेलेबल है, तो उस पर
बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनकी समरी दी हुई है। तो सिलेबस में अगर आपको कोई भी टॉपिक पेपर स्पेशली फॉर पेपर 1 जो भी समझ नहीं आ रहा है, आप उस टॉपिक को डायरेक्ट समरी देख सकते हो। तो 1 घंटे के वीडियो में आपको पूरा जो सिलेबस है या जो टॉपिक है वो उसका जिस समझ आ जाता है। तो अगर आप कॉमन सेंस यूज़ कर लोगे उसके साथ और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी ठीक है या आपने एक बार पढ़ लिया है वो, तो आप उसके रिगार्डिंग जो आंसर्स हैं वो सॉल्व कर लोगे। तो मैंने पेपर 1 के लिए KBS मदान की हेल्प ली थी बहुत सेलेक्टिवली, और मैंने JRS अड्डा की जो यूट्यूब चैनल थी उसको फॉलो किया था। अदिति मैम उसे लीड करती हैं। एंड पेपर 2 के लिए मैंने सिंपल सिर्फ एक सोर्स फॉलो किया था, वो है दृष्टि की नेट JRF की बुक। वो एक्चुअली बहुत बल्कि बुक है, 900 पेजेस की है। तो उसमें से मैंने सेलेक्टिवली पढ़ा था, और सेलेक्टिवली का आइडिया मुझे कैसे लगा था, ये लगा था PYQs के थ्रू कि मुझे कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं। तो मैंने बहुत सेलेक्टिवली पढ़ा था और सिर्फ यही सोर्स थे, इसके अलावा मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी। और PYQs के लिए मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए यूथ पब्लिकेशन की बुक यूज़ की थी। तो पेपर 2 के लिए मैंने जो यूथ पब्लिकेशन की बुक थी उससे लास्ट 5 ईयर के सारे PYQs रट लिए थे। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ लिए थे, रट लिए थे विद उनके ऑप्शंस। तो सारा सब कुछ इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एंड पेपर 1 के लिए जो लास्ट ईयर के, जैसे जब मैंने 2023 का दिसंबर साइकिल दिया था, तो 23 के जो भी जून साइकिल के सारे सब्जेक्ट के पेपर 1 के पेपर थे वो मैंने सारे कर लिए थे। जैसे मैंने मैथ्स नहीं लगाई थी क्योंकि मेरी मैथ्स ठीक थी। तो मैंने क्या किया कि फिर भी मैंने कहा कि एक रियलिटी चेक मिल जाए कि एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मैथ्स ठीक है, एक्चुअली में है कि नहीं है। तो जो भी सारे PYQs थे मैथ्स के रिगार्डिंग, DI के रिगार्डिंग, वो मैंने सारे देखे। तो जो मुझे आ गया वो वेल एंड गुड है। जो मुझे समझ नहीं आया तो मैंने वहीं बस उसको देख लिया, तो मुझे लगा ठीक है ये हो जाएगा, अगर एग्जाम में हो जाएगा दैट्स इट। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, तो बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप टाइम बचा सकते हो सिर्फ देख के कि हाँ ये हो जाएगा, और जो नहीं हो रहा उस पर आपको मेहनत करनी है। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रेटजी थी कि शेड्यूल क्या रखना है, नोट्स कैसे बनाना है, PYQs का कैसे यूज़ करना है, सिलेबस को कैसे यूज़ करना है। तो ये सब मैंने ऐसे फॉलो किया था और मेरे ये सोर्सेज थे। तो ये वीडियो था। तो आई होप ये वीडियो आपकी जर्नी में हेल्प करेगा। और मैं एक जल्दी ही कोशिश करूँगा एक वीडियो लाऊं कि जैसे अभी लास्ट टाइम चल रहा है 1 से 1.5 महीना, तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी जो आपका सिलेबस हो बहुत सिलेक्टिव और स्मार्ट वे में आपका कंप्लीट हो जाए। तो हम इस बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको लगा हो कि आप कनेक्ट फील कर रहे हो या कुछ भी हेल्प हुई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।